आइए आज अपन बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में। तो देखिए राष्ट्रीय आय होती क्या है, सबसे पहले वो जानेंगे। नेशनल इनकम के बारे में हम बात करते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। वैसे आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया है वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया है। अगर आप बात करें, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया है वो 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से उन्होंने आकलन किया। खैर फिलहाल हम यहाँ पे एक मुद्दे की बात करते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो क्या होती है। तो देखिए ये हमारा कोई क्षेत्र है, कोई देश है, कोई राष्ट्र है। तो इस देश की सीमा के अंदर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं, द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं, तृतीय क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं, तो उनसे जो भी वस्तुएं उत्पादन होती है तो उत्पादित वस्तु और सेवा, तो वस्तु, उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो बाजार मूल्य है, सेवाओं का जो बाजार मूल्य है वो ही राष्ट्रीय आय है। बात समझिए, किसी एक देश की सीमा के भीतर, एक राष्ट्र की सीमा के भीतर आर्थिक क्रियाओं के तहत जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन होता है, उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का जो बाजार मूल्य है, जो बाजार उसकी कीमत है, वही क्या है, नेशनल इनकम है, राष्ट्र की आय होती है। ये बात समझ में। और याद रखना, किसी भी राष्ट्र की आय है वो उसके विकास, उसके डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ को डिनोट करती है, उसकी विकास दर को बताती है कि किसी राष्ट्र का विकास हुआ है। तो उसका निर्धारण भी हम किसके आधार पर करते हैं, तो हमारा एक पहलू है कि हम नेशनल इनकम को अगर देखते हैं तो ये देखते हैं कि अगर नेशनल इनकम में वृद्धि हुई है तो मतलब विकास में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। उसकी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है उन दोनों के अंदर भी उसका क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ। वैसे बात करें कि वृद्धि और डेवलपमेंट, इनके बीच में भी डिफरेंस है। देखिए वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो केवल और केवल एक संख्यात्मक मान है। मतलब ये समझ लीजिए जैसे देश की पहले जो इनकम है वो 10 लाख करोड़ थी, अब है वो 15 लाख करोड़ हो गई है। तो इसका मतलब इनकम के अंदर ग्रोथ हो गया है। तो ये इनकम ग्रोथ को बताता है। डेवलपमेंट एक अलग कंसेप्ट है। डेवलपमेंट में क्या होता है, थोड़ा समझिए। डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो गुणात्मक अवधारणा है। गुणात्मक का मतलब ये है कि मान लीजिए देश ने 100 रुपए कमाए हैं लास्ट ईयर और इस बार उन्होंने 110 रुपए कमाए, तो ये तो कहेंगे कि यहां पर संख्यात्मक रूप से वृद्धि हुई है। लेकिन अगर पिछली बार भी हमारी साक्षरता दर मान लीजिए 73% थी और इस बार भी साक्षरता दर 73% है, तो हम ये कहेंगे कि देखो वृद्धि तो हुई है लेकिन विकास नहीं हुआ है। तो इसका मतलब विकास एक गुणात्मक पहलू है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य या जीवन स्तर, इनमें अगर डेवलपमेंट दिखाई देता है, इनमें हमें कुछ विकास दिखाई देता है, कौशल में हमें वृद्धि दिखाई देती है, तो हम डेवलपमेंट कहते हैं। खैर फिलहाल हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम क्या है, तो हम कहेंगे किसी भी राष्ट्र की सीमा के भीतर आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से। तो आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है, हमने देखा प्रारंभ में 3 प्रकार के आर्थिक क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जहां से सीधी वस्तु प्रकृति से प्राप्त की जाती है। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि जो लोहा अयस्क है वो खादानों से निकाला गया, कृषि से हमने वस्तुएं प्राप्त की, गाय भैंस मतलब पशुपालन से हमने दूध प्राप्त किया। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आजादी से पहले प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार सर्जित हुआ करते थे, उससे सबसे ज्यादा इनकम हुआ करती थी। लेकिन अब तृतीय क्षेत्र में आ गए तो बात करेंगे कि तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमने देखा डायरेक्ट वस्तु प्रकृति से प्राप्त है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, विनिर्माण होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने दूध लिया, पशुपालन के तहत आपने दूध निकाला, अगर सब भोग के लिए लिया है तो वो प्राथमिक क्षेत्र तक सीमित है। लेकिन आपने उसी दूध उत्पादन का डेयरी फॉर्म में इस्तेमाल किया, मतलब दूध से आपने उसकी पैकेजिंग करवाई, उसको मार्केट में पैकेजिंग करवा दी है, या यूं कहें उसे मक्खन निकाल लिया है, तो ये विनिर्माण हो गया। या यूं कहें कि लोहा से आपने बॉक्साइट निकाल लिया, बॉक्साइट से आपने एल्यूमिनियम तैयार कर लिया, तो एल्यूमिनियम का विनिर्माण हो गया यहां से। बात समझ में। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, विनिर्माण होता है। तृतीय क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र होता है, जिनमें हम ये भी कह सकते हैं जैसे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। मतलब जितनी भी सेवाएं हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो जैसे आपने कहा कि एल्यूमिनियम हमने तैयार कर लिया, उस एल्यूमिनियम को आपने मार्केट में बेचा, मतलब उसका व्यापार किया, ठीक है। ऐसे आपने कहा कि साहब हमने प्रकृति से, प्राथमिक क्षेत्र से हमने ऊन प्राप्त किया, कॉटन प्राप्त किया, बात समझ में, कपास प्राप्त किया। कपास से आपने क्या किया, विनिर्माण के माध्यम से रुई तैयार कर ली, कॉटन तैयार कर लिया और उसको आपने मार्केट में बेचा। तो ये तीनों क्षेत्र आ गए कि जहां प्रकृति से प्राप्त हुआ वो प्रथम क्षेत्र है, मतलब प्राइमरी सेक्टर है। जहां से आपने विनिर्माण किया, मतलब एक वस्तु को दूसरा रूप आकार दे दिया उसको, और वो उसका द्वितीय क्षेत्र हो गया। तृतीय क्षेत्र में क्या है, उसका ट्रेड किया, व्यापार किया, और उस व्यापार से क्या प्राप्त हुई, इनकम प्राप्त हुई। तो वो इनकम है वो आपकी नेशनल इनकम में काउंट होती है। तो आपने कहा कि इन क्षेत्रों में तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन
व्यक्तियों के स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कौशल, इनमें अगर किसी तरह की वृद्धि नहीं है तो आप ये कहेंगे कि वृद्धि हुई है लेकिन विकास नहीं हुआ है। खैर कोई नहीं, तो हमने क्या कहा कि नेशनल इनकम क्या है, किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उनका बाजार मूल्य क्या है, वो ही क्या है, राष्ट्र इनकम है, नेशनल इनकम है। बात समझ में आई। और नेशनल इनकम को मेजर करने के जो तरीके हैं उनको भी आप थोड़ा समझें, लेकिन उससे पहले एक टर्मिनोलॉजी के समझें। जैसे कि हम बात करते हैं कि वास्तविक राष्ट्र आय क्या होती है, तो देखो स्थिर कीमतों पर अगर राष्ट्र की आय का आकलन किया जाए, ध्यान से सुनना, स्थिर कीमतों पर राष्ट्र की आय का आकलन किया जाए तो उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं, और बाजार मूल्य पे या चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये याद रखना। तो अगर चालू कीमत पर या बाजार मूल्य पर है तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय है, और स्थिर कीमतों पर है तो हम वो कहेंगे वास्तविक राष्ट्रीय आय है। ये पॉइंट भी समझ में आया। खैर, तो नेशनल इनकम के बारे में आपने जाना कि देश की सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुएं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही क्या है, नेशनल इनकम है। अब नेशनल इनकम का मेजरमेंट है, मापन है, या इसकी कैलकुलेशन है, इसकी गणना है, वो कैसे की जाती है। तो राष्ट्र की आय की जो गणना करने के जो अगर हम मूलभूत तरीके देखें तो 3 है, विधि है। पहली है इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम मेथड मतलब हम कहेंगे सकल आय विधि, इसका नाम है सकल आय विधि। मतलब सकल आय विधि का मतलब है कि देश के भीतर जितने भी लोग हैं, जितने भी उपक्रम हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, इन सब की इनकम क्या है उनको काउंट कर लो, ये किस में आ जाएगी, सकल आय में आ जाएगी। दूसरी हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड, इसको हम बोलते हैं सकल व्यय विधि, कि राष्ट्र के अंदर जितने भी उपक्रम है उनमें कुल कितना खर्च हो रहा है उसको काउंट कर लिया जाए। तीसरा हम बात करें तो वो हमारा होता है प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। तीसरा है हमारा प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम बोलते हैं उत्पादन विधि, कि देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको काउंट कर लिया जाए। और इस प्रोडक्शन मेथड के जगह आजकल हम इस्तेमाल करने लगे हैं वो है GYA। याद रखना, ये नया कंसेप्ट है GYA, ये हम आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं कि हम हर पहलू को देखते हैं कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, इन तमाम चीजों को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 के बारे में, कि जो इनकम मेथड है, सकल आय विधि है, वो क्या है। तो देखिए, कोई भी अगर आप उद्योग लगाना चाहते हो, कोई भी सेवा उत्पादित करना चाहते हो, कोई भी वस्तु उत्पादित करना चाहते हो, तो आप देखेंगे कि हमें 4 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेबर की, मतलब श्रम की। आपको मजदूरों की आवश्यकता होगी, नंबर 1। दूसरा आप कहेंगे कि साहब हमें कैपिटल की आवश्यकता होगी, मतलब पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है। तीसरी बात हम देखें तो हम कहेंगे साहब हमें भूमि की आवश्यकता होगी, और 4 नंबर पे बात करें तो हमें उद्यमिता की बात करनी होगी, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करनी होगी, उद्यमिता। तो आप देखिए कि इनकम जो मेथड है उसमें आपने देखा कि किसी भी उद्योग को हम स्टेबल करना चाहते हैं तो हमें 4 चीजों की आवश्यकता है। लेबर की आवश्यकता है, कैपिटल की है, और लैंड की आवश्यकता है, और एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता है। अब मान लीजिए कि इन 4 सेक्टर में लोगों की आय कितनी है। जैसे आपने मजदूर रखे हैं तो मजदूरों को आप क्या करोगे, वेजेस दोगे, मतलब मजदूरी दोगे। क्या दोगे दी, मजदूरी दोगे। ठीक है। अच्छा, उनको मजदूरी देने के लिए या बाकी एक्सपेंसिव के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होगी, तो पूंजी के लिए आप क्या करोगे, बैंकों से ऋण लोगे। इसका मतलब आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने कोई जमीन ली, कोई भूमि ली है तो उसके लिए आपको रेंट देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। ठीक है। और आपने उद्यमिता, मतलब आप अपना दिमाग लगा रहे हो, अपना पैसा खर्च कर रहे हो। ठीक है। और उसके बदले आप क्या चाहते हो, प्रॉफिट चाहते हो, तो आप लाभ लोगे। तो जरा देखिए, सबकी आय देख लीजिए। अगर मजदूर लगाएं तो आपने कोई उद्योग स्थापित किया है तो उसमें जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं तो उनको मजदूरी मिल रही है, मतलब मजदूरों की आय को काउंट कर लीजिए। आपने अपने बिजनेस के लिए, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो अपनी कैपिटल लेके आया लेता है, लोन पे लेता है। तो आपने क्या किया, ब्याज दिया, तो बैंकों को इनकम हुई। जितने भी बैंक हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि आपकी कितनी इनकम हुई, कितना इंटरेस्ट आपको मिला है। किसी की जमीन है तो जमीन का किराया कितना है ये पता कर लीजिएगा। और आप देख लीजिएगा कि जिसने उद्योग लगाया है उसको कितना प्रॉफिट हुआ है।
तो याद रखना, सकल आय विधि के अंदर हम मजदूरी, ब्याज, किराया और लाभ को काउंट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सकल आय विधि के तहत राष्ट्र की आय की गणना करने के लिए किन किन एलिमेंटों को रखा गया है, तो आप कहेंगे मजदूरी, ब्याज, किराया और लाभ। इन सबको जोड़ लेंगे तो आपका जवाब होगा हमारे पास इनकम जो मिली है वो नेशनल इनकम के तहत मानी जाएगी। तो ये हमारा था कि सकल आय विधि के माध्यम से राष्ट्र की आय का आकलन कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है। जो सकल व्यय विधि है वो क्या कहती है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि जितने भी उपक्रम हैं उन सब का हम क्या करेंगे, खर्च है वो काउंट कर लेंगे। नंबर 2 बात अगर हम करें तो वो हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, सकल व्यय विधि। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, ज्यादा कुछ भी नहीं, बस इतना देख लो कि कोई व्यक्ति, पूरे राष्ट्र के जितने भी व्यक्ति हैं उनका कंजप्शन कितना है, वो कितना खाते हैं, तो मतलब खपत पर कितना खर्च कर रहे हैं, पर्सनल खर्चे कितने हैं उनके, उनको आप पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी बिजनेस लगे हैं उनका निवेश कितना है, इन्वेस्ट कितना किया उन्होंने। ठीक है, बात समझ में। देखो हम क्या कर रहे हैं, इस बार खर्च देख रहे हैं, लोगों का खर्च है वो काउंट कर रहे हैं। तो खपत कितनी है पूरे राष्ट्र के अंदर, कंजप्शन कितना वो देखिए, निवेश कितना हुआ, कितनी पूंजी को निवेश किया, तो निवेश करना भी एक तरह से खर्च करना ही है ना, तो निवेश है। ठीक है, इसके अलावा सरकार भी खर्च कर रही है, तो सरकारी खर्च, सरकार ने कितना खर्च किया है, सरकारी व्यय है, उसको काउंट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप एक चीज और देखिए कि अगर राष्ट्र का कुल जो निर्यात है उसमें से आयात वाली वैल्यू को घटा दीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर मेथड हुआ। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आप बोलेंगे कि खपत को, कंजप्शन को लिया जाता है, निवेश को लिया जाता है, सरकारी खर्च को लिया जाता है और निर्यात को लिया जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखो खपत के माध्यम से हमने राष्ट्र के अंदर जितनी भी चीजें उपभोग की जा रही हैं उनके बारे में काउंट कर लिया कि उन पर कितना खर्च हुआ। बिजनेसमैन लोगों ने कितना निवेश किया है उसका पता कर लिया, सरकार ने कितना खर्च किया ये पता कर लिया। इसके अलावा निर्यात माइनस आयात हमने यहां पे किया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए आपको फर्नीचर की आवश्यकता थी, किसकी आवश्यकता थी, फर्नीचर की आवश्यकता थी। तो मान लीजिए फर्नीचर के लिए आपने कहा कि पूरे देश में जो फर्नीचर का उत्पादन है वो मान लीजिए 100 है। तो अगर आप घरेलू खर्च में किसी को कितना खर्च चाहिए, तो उसने कहा भाई हमने 30 फर्नीचर बनाए, दूसरे ने कहा हमने 30 फर्नीचर यहाँ काम में ले लिए। जैसे मान लीजिए पर्सनल व्यक्ति, जैसे मैं मेरे घर की बात करूं कि भाई चलो पूरे देश के अंदर कितने हुए, 100 फर्नीचर हमने बने हैं पूरे देश के अंदर। ठीक है, पूरे राष्ट्र के अंदर 100 फर्नीचर बने। अब आपसे पूछे कि पर्सनल के लिए कितने फर्नीचर इस्तेमाल हुए, तो आपने कहा साहब 90 फर्नीचर इस्तेमाल हुए। कंपनियों ने कहा सॉरी 30 हुए। कंपनी ने कहा आपने कितने फर्नीचर बनाए, तो उसने कहा साहब हमने 30 बनाए। सरकार से पूछा कि साहब आपने कितने बनाए, साहब 30 बनाए। तो कुल कितने हो गए, तो आपने कहा साहब 90 फर्नीचर बने। इसका मतलब हमने क्या किया, थोड़ा समझिए, हमने कुल 100 का उत्पादन किया है, 100 का उत्पादन किया, उसमें से 90 हमने देख लिया यहां पर है, तो बच गए कितना, 10 मतलब हमारे पास बचा हुआ माल है। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए कि किसी ने पर्सनल यूज के लिए कितना ले लिया, 50 ले लिया। अब आप काउंट करके देखोगे तो 50 तो ये हो गया, ये हो गया 80, और ये हमारे पास बात करेंगे तो 110। अब मुझे बताओ 110 आपने देखा, जबकि देश के अंदर कुल फर्नीचर उत्पादन कितना था, 100 था। तो 100 में से अगर आपने देखा 110 कहां से आएंगे, इसका मतलब 10 आपने क्या किए, बाहर से लिए हैं। बाहर से क्या किए हैं, आयात किए हैं। बाहर से क्या किए हैं, आयात किए हैं। ये पॉइंट आपको पता है। अब ये आयात वाला मामला, क्योंकि अगर आपने अमेरिका से फर्नीचर मंगाए हैं तो उत्पादन अमेरिका में हुआ है, भारत में नहीं हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं। तो इनकम किसकी बढ़ी है, तो आप कहेंगे इनकम बढ़ी है अमेरिका की, नहीं कि भारत की। तो हम ये कहेंगे कि देश की सीमा के भीतर कितना उत्पादन हुआ है और उस उत्पादन पे कितना खर्च हुआ है, उस पर हम बात करते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, निर्यात माइनस आयात। तो आपका जवाब होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम किन किन चीजों को काउंट करते हैं। तो आपका जवाब होगा खपत को करते हैं, निवेश को करते हैं, सरकारी खर्च को करते हैं और निर्यात माइनस आयात को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये 2 विधि थी। अगली वाली विधि हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।